साजिश की मैं बात करना चाह रही हूं। जब आप घुसपैठियों की बात करते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग होना क्यों इतना जरूरी था, इसकी तस्दीक करती है ये खबर। पाकिस्तानी बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुस रहे हैं और किन किन रास्तों से बॉर्डर पर जाना मुमकिन है, किस वक्त बीएसएफ वाले बॉर्डर पर नहीं होते हैं, सब कुछ पाकिस्तानी कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों का बॉर्डर लगता है, ये तो हम जानते ही हैं, और पाकिस्तानी हर भारतीय राज्य के बॉर्डर पर जा रहा है। वहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम दिखा रहा है। किस रास्ते से कैसे छिपकर भारत में घुसपैठ हो सकती है। अब आप समझ रहे हैं कि जब बार बार गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे थे कि हमारे बॉर्डर की फेंसिंग होनी जरूरी है, लेकिन टीएमसी जमीन नहीं दे रही है, तो टीएमसी जमीन क्यों नहीं दे रही थी। जो अभी यहाँ चर्चा में आया प्रोफेसर संगीत रागी जी की एक पूरा नेटवर्क काम करता है वहाँ बांग्लादेश में भी, और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी एक सिंडिकेट तैयार कर रखा था कि बांग्लादेश से लोगों को लाओ, अपने यहाँ बसाओ, उन्हें यहाँ के नागरिकता दो, प्रमाण पत्र दो, उनसे वोट डलवाओ। और ये कितना खतरनाक है। देखिए, सिर्फ इतना ही तक बात नहीं है। 2005 में मनमोहन सिंह और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें जो बीएसएफ था उसमें फायरिंग नहीं कर सकती है। तो उसका नतीजा ये है कि बॉर्डर पर गाय की जब तस्करी होती है तो तस्कर लोग अपने तमंचा दिखा सकते हैं बीएसएफ को, लेकिन बीएसएफ उन पर गोली नहीं चला सकती है। और गाय के जैसे केला होता है, केले के में बांध करके और गाय को तैरा करके और बाहर निकाला जाता है। मेरे पास और किसी ने नहीं दिया है, ये सब वीडियो मेरे पास मेरे मोबाइल में बीएसएफ के लोगों ने दिया जब मैं आसाम के एक विजिट पे था। और उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा रैकेट है। जब पंजाब, सोचिए ना, पंजाब से गायें चलती हैं, ट्रक में लोड होकर के जाती हैं, वो कलकत्ता तक पहुंचती हैं, कलकत्ता से बांग्लादेश तक चली जाती हैं। तो एक पूरा का पूरा रैकेट काम कर रहा है। रोहिंग्या जो है वो 1000 किलोमीटर से आकर के वहाँ पर आकर के आपको जयपुर में चले जाते हैं, जाकर के तेलंगाना के अंदर जो है वो हैदराबाद में जाकर के बस जा रहे हैं, जो है वो पंजाब के और जाकर के पठानकोट के इलाके में जाकर के बस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसा है जो रैकेट इस देश में काम कर रहा है, उसको तोड़ने की आवश्यकता है जी। तो ये घुसपैठ टूट रहा है, टूट रहा है, अभी टूट रहा है। लेकिन जो अभी आप दिखा रहे हैं ना कि 5000 चला गया, 10,000 चला गया, हम लोग कई बार इस कहानी कुर्सी में भी कह रहे हैं कि 12 सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। मनमोहन सिंह की सरकार जो है अपने ज़माने में 85,000 पुश करती थी, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कभी 2200, कभी 600, कभी 925 ऐसे भेजी है घुसपैठियों को। तो मुझे लगता है इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा गंभीरता से ने ये सर्जरी की आवश्यकता है। और जैसे होता है ना, ऑपरेशन में आपको लगता है गैंग्रीन हो गया है तो उसको टांग को काटना ही पड़ेगा, वो स्थिति बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के है। और ये तो हितेश्वर साकिया से यदि आप शुरू करें, जब उन्होंने आसाम के अंदर कहा था कि 3 मिलियन जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठा है, और अगले दिन जब जैसे ही मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कांग्रेस से जुड़े हुए अल्पसंख्यक मोर्चा ने उनके साथ प्रदर्शन किया, अगले दिन उन्होंने उस अपना बयान भी बदल दिया। बुद्ध विजय भट्टाचार्य ने भी यही किया। तो एक ढंग से सिस्टम में वो इतने पेनिट्रेट कर गए। और सिर्फ वही नहीं, 1997 में अरुण शौरी ने एक सेकुलर एजेंडा करके एक पुस्तक लिखी थी और बांग्लादेशी सूत्रों के हवाले से कहा था दिल्ली एनसीआर में 7 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए थे 1997 में। अब आप सोचिए क्यों, तो कितने मल्टीप्लाई कर गए होंगे। अभी जो हम लोग रिपोर्ट देख रहे थे जो पेपर में छपा है, पश्चिम बंगाल के पेपर में छपा है, नहीं, वो कह रहा है कि हम 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास वोटर आईडी है, सब चीज है, और हम सुविधाएं भी सरकार के लिए, लेकिन हम हैं बांग्लादेशी। नहीं, कृत्रिम तरीके से किस तरीके से वहां पे जनसंख्या भी बढ़ी है, और इसमें पश्चिम बंगाल की भी बात हुई थी। 25% जितने सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां की पूरी कंप्लीट डेमोग्राफी बदल गई है। टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट 1998 में थी, जो उसने कहा था कि जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए जितने हिंदू हैं वो औने पौने दाम पर अपने संपत्ति को बेच करके भाग रहे हैं। जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट उसी समय आई थी, उन्होंने कहा था एक्सेप्ट फॉर द लोअर ब्रह्मपुत्र वैली एंटायर आसाम लुक्स लाइक बांग्लादेश। ये उस समय की बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर इसलिए केंद्र सरकार एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने मिशन बॉर्डर रणनीति पर काम शुरू किया है, और इसी अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हरामी नाला भी पहुंचे।
ये दौरा केवल सीमा चौकियों का जायजा भर नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार की नई सीमा सुरक्षा नीति का संकेत भी माना जा रहा है। यहां पर उन्होंने जो बातें कही वो एक बार आपको सुना देते हैं। बंगाल की अधूरी बॉर्डर फेंसिंग, भौगोलिक परिस्थिति तो हम बदल नहीं सकते, मगर जहां जमीन है, बॉर्डर फेंस बन सकती है, वहां पर भी हमें अब तक जमीन नहीं। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम हो रहा है। एक और बड़ा मामला है पश्चिम बंगाल का ही। समीर जी, पश्चिम बंगाल का मामला इस लिहाज से कि हम जो टीएमसी पार्टी की स्थिति की बात करते हैं, इधर पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए जा रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से उनके नेता छोड़ कर जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में टीएमसी केवल मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है और ये सिलसिला इस्तीफे का आसाम में शुरू हुआ, हो तो यहाँ पे भी रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन आसाम में टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत मजूमदार ने कहा प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कि ममता बनर्जी और टीएमसी केवल मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है। समीर जी, देखिए मीनाक्षी, टीएमसी मुसलमानों की पार्टी होती तो मुसलमान लोग भी अब वहाँ रहना नहीं चाहते। आप देखिए फालदा में तो मुसलमान उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया चुनाव लड़ने से। उसने कह दिया कि शुभेंदु अधिकारी ने जो पैकेज दिया है फालदा के लिए बहुत अच्छा है और मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। तो जो हालत टीएमसी की हुई चुनाव हारने के बाद कि भाई पार्टियां चुनाव तो हारती रहती है, जीतती रहती है, उससे कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन हारने के बाद इतनी निराशा हो जाए, पार्टी के अंदर इतनी भगदड़ मच जाए, तो ये बताता है कि 2011 से लेकर 2025 तक ममता बनर्जी का शासन कैसा रहा था, किस तरीके से ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के माध्यम से, अपराधियों के माध्यम से, मुस्लिम तुष्टिकरण के माध्यम से टीएमसी खत्म हो रही है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिशा की और टीएमसी बढ़ गई। लगातार जो नेताओं के बनाए, प्रवक्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार है। और जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद का जो बयान आया था कि 50 से ज्यादा एमएलए पार्टी को छोड़ने को तैयार है और 20 से ज्यादा सांसद छोड़ने को तैयार है, और जिस तरीके से पार्टी के अंदर एक असंतोष है, पार्टी के अंदर नाराजगी है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पार्टी के जो चुनाव हारे उनको फोन कर रहे हैं तो वो फोन उठा नहीं रहे, रिसीव नहीं कर रहे, फोन बैठक में नहीं आ रहे। ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की स्थिति पार्टी के अंदर क्या है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो बोया अब ममता बनर्जी उसको भुगत रही है। जिस तरीके से आपने राजनीति की, जिस तरीके से आपने करप्शन का सिंडिकेट स्थगित किया, खेतों से अंदर 2.5 करोड़ रुपए निकल रहे, कल देखा आपने वो खेत के अंदर एक वही तस्वीर है, मैं इंतजार ही कर रही थी वो खबर दिखाने का। उत्तर 24 परगना से बड़ा मामला सामने आया। माचलानपुर इलाके में पुलिस ने टीएमसी नेता के खेत से 3 डबल बैरल बंदूकें बरामद की। बंदूकों के साथ पुलिस को वहां से भारी मात्रा में कारतूस मिला। पूरा मामला जबरन वसूली, लोगों को धमकी देने, साल 2021 के विधानसभा चुनाव की बाद जो हिंसा हुई थी उससे जुड़ा हुआ है। इन गंभीर मामलों में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने टीएमसी नेता सुजीत साहा, उनके बड़े भाई अजीत साहा को गिरफ्तार किया था। जो कुछ भी है कैश वो भी आपके सामने। 2.5 करोड़ रुपया कैश मिला खेतों में से, गाड़ के रखा था बोरियों में। ये हालत है ममता बनर्जी की। फिलहाल जो रिपोर्ट है इस तस्वीर में जो दिख रहा है 27 लाख कैश है। अब भागम भाग शुरू हो गई है विजय जी। भागम भाग तो हो ही रही है और ये लग ही रहा था कि टीएमसी में टूट होगी। जिस तरह से चुनाव नतीजे आए थे उसके बाद ही हुआ। एमपीज को देख रहे हैं, अभी तो एमपीज की टूट बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुई है, वो होने की लग रही है। हाँ, तो वो वहाँ पर होगी। विधायकों में के लिए भी कितनी जगह भारतीय जनता पार्टी में बनती है उस पर होगी। लेकिन जो अभी मजूमदार साहब कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि 4 मई के बाद मुसलमानों की पार्टी हुई है तृणमूल कांग्रेस, या जीत जाती तो थोड़ी ना थी मुसलमानों की पार्टी। वही कह रहा हूँ ना, तो वो तब तक तो थी वहाँ पर। ये 4 मई के बाद कुछ मुसलमान अलग से आ गए हों तृणमूल कांग्रेस में, तो वो मजूमदार साहब जानते होंगे। डूबते हुए जहाज की कौन सवारी करना चाहता है? सत्ता थी तब तक सब कुछ चल रहा था, अब सत्ता नहीं है तो सब चीजें कमजोर लगती है। और ये उन पार्टीज के साथ होती है प्रॉब्लम जो विचारधारा वाली पार्टी नहीं होती। जो सत्ता के साथ ही पार्टियां बनती हैं, सत्ता के लिए पार्टी बनती है, उनकी ये परेशानी होती है। वही परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है ममता बनर्जी को। जो कहावत ये भी है कि जिधर चांद उधर सलाम, तो अब आप खुद ही समझ लीजिए चांद किधर है और सलाम। दरअसल पश्चिम बंगाल में देखिए भारतीय जनता पार्टी इसमें अपवाद है। क्या संगठन बेस्ड पार्टी रही कभी भारतीय जनता पार्टी में 2 सांसद, तभी पार्टी कभी नहीं टूटी। इतने चुनाव हारी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसी भगदड़ और ऐसा हारने में निराशा नहीं, क्योंकि विचारधारा के प्रति समर्पित है।
पार्टी संगठन मैं के तो प्रति ये कह रही समर्पित थी है। बस समीर जी, एक छोटे से ब्रेक पर जाना है। मीनाक्षी ने प्रश्न कुछ दूसरा उठाया था। इन्होंने कहा था कि मुसलमानों की पार्टी रह गई थी क्या। मैंने उस पर जवाब दिया कि जिधर चांद उधर सलाम। उस वहां के लिए कहा था, आप उसको दूसरी जगह मैं तो सर ये कह रही हूँ कि टीएमसी जो है वो एक लाभार्थी योजना वाली पार्टी चला रही थी, कोई कांग्रेस से लाकर, कोई वाम से लाकर, और उसके बाद फिर वो लाभार्थी योजना थी जिसने जितना लूटा, कितना पहुंचाया, उसके आधार पर उसकी पोजीशनिंग फिक्स हो गई। सरकार गई, लाभ गया, रुपया गया, दौलत गई, घुसपैठिए भी गए, अब वोट भी गया। तो अब क्या करेंगे? पेट्रोनेज पॉलिटिक्स जहां जहां होगा यही होता है।